साइंस का चमत्कार की इस चौथी एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं इस एपिसोड में सबसे पहले गैलीलियो की कही भी एक बात का आपके सामने जिक्र करूंगा, क्योंकि वो खुद चर्च से मुताल्लिक था। इस वजह से वो मज़हब के खिलाफ तो नहीं कह सकता था। उसने ये कहा कि अगर अल्लाह मियाँ ने, देवताओं ने अक्ल दी है तो ये कैसे हो सकता है कि वो मना करें कि अक्ल को इस्तेमाल ना करो। इसलिए अक्ल के इस्तेमाल से उसने बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की, और उस समझने की कोशिश में सबसे ज़्यादा अहम बात जो हमारी और आपकी ज़िंदगी के लिए भी है वो ये कि क्या हम चीज़ों को समझने की ख्वाहिश रखते हैं, जिसको उर्दू में तजस्सुस कहते हैं या अंग्रेज़ी में क्यूरियोसिटी कहते हैं। इस एपिसोड में आपको रोशनी और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। साइंसदान एक लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको समझने के लिए मैं अपने एक बचपन की कहानी आपको बताना चाहता हूँ। उस उम्र में जो भी चीज़ खाते हैं वो एक तरह की डिस्कवरी होता है। आलू की तरकारी हुई, आलू का भुर्ता हुआ, आलू का पराठा हुआ, और सबसे ज़्यादा पसंदीदा तो आलू के चिप्स होते हैं। ऐसा लगता था कि ये सब चीज़ें फ़र्क हैं क्योंकि इनका मज़ा फ़र्क था, लेकिन बाद में जल्द ही एहसास हो गया, अरे ये तो सभी आलू हैं। इसी तरह से आपने नाम सुन रखा होगा रोशनी का, आपने एक्सरेज का, गामा रेज का, माइक्रोवेव का, रेडियो वेव्स का, और ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इन सब की एक रफ्तार है। जिस तरह से आलू के भुर्ते और आलू के पराठे में फ़र्क है, वैसे ही इन चीज़ों में भी कुछ फ़र्क है। उस फ़र्क को समझने के लिए मैं आपको झील के किनारे लिए चलता हूँ। एक खेल था, वो शायद सभी करते होंगे, कि किनारे से पत्थर उठाकर झील के अंदर फेंकते थे। झील में जिस जगह हमने पत्थर डाला वहाँ से लहरें बन के चारों तरफ पानी की सतह पे फैलती जाती हैं। अगर आप इन लहरों को ज़रा गौर से देखें तो होता ये है कि पानी जो है वो ऊपर नीचे जाता है और लहरें आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं। अब पानी के ऊपर नीचे जाने को देखें तो पानी की लहर ऐसे हुई और उसके बाद ऐसे। ये हिस्सा जो वेव का है ये क्रेस्ट कहलाता है, और जो नीचे का हिस्सा वो ट्रफ कहलाता है। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ की लंबाई जो है ये पानी की वेव की लंबाई कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में वेवलेंथ कहते हैं। अब अगर आप झील के किनारे बैठे हुए हैं और बार बार कोई बीच में पत्थर डाल रहा है तो मुस्तकिल वेव बनती जाएंगी, और आप किनारे बैठ के अगर उन वेव्स को गिनें कि एक सेकंड में कितनी वेव आप तक आती हैं, वो वेव की फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास रेडियो रहा हो तो फ्रीक्वेंसी तो आप खूब समझते हैं कि क्या चीज़ होती है, ये कितने वेव एक सेकंड में आई। तो वेव की दो चीज़ बहुत ख़ास हैं, एक तो वेवलेंथ और दूसरी फ्रीक्वेंसी। दिलचस्प बात यह है कि अगर इसका गौर से मुताला किया जाए तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का ज़रब जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये नंबर जो है ये कहलाता है वेव की वेलोसिटी, वेव की स्पीड। और वेव की रफ्तार जो है वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपने पानी की सतह को आपने किस तरह से हिलाया, इस पर डिपेंड नहीं करता है। वेव की वेलोसिटी जो है वो इस पर डिपेंड करती है कि जिस मीडियम में वेव चल रही है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, पानी की क्या प्रॉपर्टी है, पानी का टेम्परेचर क्या है, पानी का प्रेशर क्या है। इसी तरह से तमाम वेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब जो हैं इनकी वेलोसिटी एक है लेकिन इनकी वेवलेंथ फ़र्क है। आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर लाइट है, जिससे आप तमाम दुनिया को देखते हैं। ये विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट को हमने पिछले एपिसोड में दिखाया भी था कि जैसे ही प्रिज्म से आप पास करेंगे तो मुख्तलिफ रंग आते। इन रंगों के अंदर जो फ़र्क चीज़ है वो ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फ़र्क है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट जो है वो वेलोसिटी है। इसलिए अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी सबकी एक है। तो ये पाया गया कि लाल रंग जो है वो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन उसकी स्पीड वही है जो किसी और वेव की होगी।
और नीले रंग की वेवलेंथ जो है बहुत कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। हर वेव कुछ न कुछ अपने साथ एनर्जी लेके आती है। अगर वेव ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा एनर्जी आएगी, अगर वेव कम आ रही है तो उसकी एनर्जी कम आएगी। इसका मतलब है लाल रंग जिसकी वेव लेंथ ज़्यादा है उसमें कम एनर्जी होगी। नीला रंग क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम हम समझते हैं। इसकी वेव की लंबाई जो है वो हम आँख से नहीं देख सकते जिस तरह से हमने पानी की वेव को देख लिया, क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो नापी जाती है नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर को अगर आप समझना चाहें तो यह है कि 1 सेंटीमीटर में तकरीबन 100 करोड़ वेव्स होती हैं। जाहिर है कि हमारी आँख इतनी बारीकी से चीज़ को नहीं दे सकती। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, जो देखते हैं हम 7 रंग रेनबो के, उनकी वेवलेंथ तकरीबन नैनोमीटर के अराउंड होती है। अब इसके थोड़ा आगे बढ़े तो जो वेव नीले रंग के बाद आती हैं वो कहलाती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। सूरज से अल्ट्रावायलेट वेव्स भी आती हैं। ये वेव्स जो हैं वो इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ इनकी विजिबल लाइट से भी कम है। इनकी वेवलेंथ हमारी स्किन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उस साइज़ की, इसलिए जब अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी वजह से सनबर्न हो जाता है। आप जब सनस्क्रीन लगा के धूप में जाते हैं तो एक्चुअली धूप से आप नहीं बचते हैं, आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचते हैं जिसको आपकी आँख देख भी नहीं पाती। अल्ट्रावायलेट वेव से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव को एक्सरे कहते हैं। हमारा आपका सबका तजुर्बा है ज़िंदगी में, ज़रूर जो है वो कई बार एक्सरेज आपने करवाए होंगे और डॉक्टर मुस्तकिल कहता है कि बार बार एक्सरे मत करवाइए, क्योंकि एक्सरेज हमारी इतनी छोटी उसकी वेव है, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है कि वो हमारे जिस्म के अंदर चली जाती है और आप हड्डियों की अपनी तस्वीर देख लेते हैं। उससे हड्डियाँ एक्चुअली डैमेज होती हैं। और जो आदमी आपका एक्सरे लेता है उसकी अगर आप शक्ल देखें तो वो एक लेड की एक एप्रन जो है वो पहनता है। आपका तो एक एक्सरे हुआ, वो तो दिन भर 50 एक्सरे करता है, इसलिए उसकी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस तरह की चीज़ पहने। एक्सरेज के बाद जो है वो फिर गामा रेज हैं। उनकी वेवलेंथ और कम है। उनकी वेवलेंथ जो है वो मॉलिक्यूल के साइज़ की होती है और वो मॉलिक्यूल को जाके अटैक करती हैं। सो ये चांस है कि वो कहीं आपके डीएनए को चेंज ना करते। अब जरा नामों की कुछ कमी है, इसकी वजह से तमाम वो रेस जिनकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा भी है वो सब की सब जो है गामा रेस कहलाती हैं। अब हम विजिबल लाइट से ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ बढ़ते हैं कि उनके क्या नाम हैं और उनकी क्या फ्रीक्वेंसीज हैं। रेड लाइट से ज़्यादा वेवलेंथ वाली जो लाइट है उसको इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड वेव्स की लंबाई जो है वो तकरीबन, अगर आपने आलपिन नाप ले तो आलपिन का जो सिरा है नुकीला वाला, उस साइज़ की वो वेव होती हैं। ये वेव हम नहीं देख पाते अपनी आँख से, लेकिन अगर आप सुबह के वक्त गर्म चाय की प्याली के पास हाथ दे जाएं तो गर्मी का एहसास होता है। यानी आपकी स्किन जो है वो एक तरह का इंफ्रारेड सेंसर है जो गर्मी का एहसास कर लेता है, लेकिन आप आँख से उसको नहीं देख पाते। इंफ्रारेड वेव से और ज़्यादा बड़ी वेव जो हैं, एक ज़माना था कि जो सब की सब जो है रेडियो वेव्स कहलाती थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में राडार को बेहतर से बेहतर बनाने का तजुर्बा एक आदमी कर रहा था। उसने देखा कि अगर कम वेव की रेडियो वेव हों तो वो ज़्यादा दूर तक जाती हैं, और उसके ऊपर तजुर्बा करने के दौरान उसने देखा कि मेरी जेब के अंदर जो रखी हुई चॉकलेट है वो पिघल गई। तो उसने सोचा कि शायद गर्मी हो, उसने टेम्परेचर को नापा। उसने कहा ऐसा तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है कि मेरी चॉकलेट पिघल जाए। उसने तजुर्बे को कई बार रिपीट किया और हर बार ये हुआ कि उसकी चॉकलेट पिघल गई। तो उसने ये डिस्कवर किया कि ये रीजन ऐसा है, इसके अंदर एनर्जी कुछ ज़्यादा है, और ये रीजन का फिर नाम रखा गया माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव तो आप जानते हैं कि आपके सेलफोन हो, चाहे माइक्रोवेव ओवन हो, रिमोट हो, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होता है। और माइक्रोवेव अगर आपके घर में हो तो मेरा एक सजेशन है कि माइक्रोवेव का आप दरवाज़ा ज़रूर देखें। उसके दरवाजे में शीशा तो लगा ही होता है, उसके अलावा एक जाली भी होती है। आप कहेंगे ये बिलावजी जाली लगी है,
लेकिन माइक्रोवेव की लंबाई जो है चंद मिलीमीटर से लेके 3-4 सेंटीमीटर तक हो, और वो तकरीबन 1 या 2 मिलीमीटर इसमें छेद होता है। उसकी वजह से माइक्रोवेव अंदर रहती है और आपका हाथ नहीं जलता, जबकि अंदर आपका रखा हुआ पानी या खाना जो है वो आसानी से पक जाता है। तो ये मालूम हुआ कि ये सारी वेव्स, इनमें फ़र्क फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का है, सबकी रफ्तार एक जैसी है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनको इसलिए कहते हैं कि इनके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं, ये सूरज से भी आ जाती हैं, सितारों से भी आ जाती हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन और मैग्नेटिक फील्ड का साथ में उसके वेरिएशन है जो वेव बनाता है। इस एपिसोड में इतना ही जिक्र जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो काफ़ी है, और मैं आपके सवालात का इंतज़ार करूँगा। शुक्रिया।